Hello and welcome to Vidyasagar platform. This is lecture number 8, that is ocean relief and ocean currents. Let's get started. So पहले हम जान लेते हैं oceans. Oceans are limited to vast depressions on the earth's outer layer. यानी लिथोस्फेयर के अंदर जो बिग डिप्रेशंस हैं वो पानी से जो भरे हुए हैं उसको ओशंस कहते हैं. ठीक है. They contain 97.2% of the world's total water. यानी 100% जो वाटर है ऑन अर्थ उसका 97.2% सिर्फ ओशन के अंदर है. ठीक है. लेट्स से ये 100% है, इसमें से 97.2% जो है वो सिर्फ ओशन वाटर है और जो रिमेनिंग 2 पॉइंट समथिंग है वो हमारा फ्रेश वाटर है और वो हमारा आइस कैप्स ग्लेशियर्स वगैरह की फॉर्म में. ठीक है. एंड मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. और जो अर्थ सरफेस है अगर वो 100% है तो उसमें से 70% जो है वो हमारा ओशियानिक वाटर है, ओशंस के अंडर आता है वो एरिया. ठीक है. जोग्राफर्स हैव द ओशियानिक पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड क्लासिफाइड इनटू 5 ओशंस. दैट इज पैसिफिक ओशन यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. दिस इज ऑल्सो पैसिफिक एंड दिस इज ऑल्सो पैसिफिक. एटलांटिक ओशन जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, दैट इज़ योर एटलांटिक ओशन. देन इज़ योर इंडियन ओशन. इंडिया के जो फुट पे है वो इंडियन ओशन है. ठीक है. देन इज़ दी सदर्न ओशन. सदर्न ओशन यानी एंटार्क्टिक के ऊपर वाला जो है दैट इज़ योर सदर्न ओशन. ये आपका सदर्न ओशन है. ठीक है. देन इज़ योर आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन इज़ इन द नॉर्थ. ठीक है. हमारे रशिया के ऊपर और ग्रीनलैंड के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है हमारा आर्कटिक ओशन. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हम ओशन रिलीफ की. जैसे हमें पता है लिथोस्फेयर पे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, हमारी रिवर वैलीज़ हैं, वैसे ही जो है वो हमारे लैंडफॉर्म्स बीनीथ दी ओशन भी हैं. ओशन वाटर के नीचे भी सेम टाइप के जो है रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं. ठीक है. उनका नाम डिफर करता है बट सिमिलर है. ठीक है. रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लो. ओशन बेसिन्स हैज़ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स सच एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन. डीप सी प्लेन को एबिसल प्लेन भी बोलते हैं. ओशियानिक डीप एंड ओशियानिक रिजेस. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से. जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दैट इज द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लैंड दैट लाइज अंडर द सी वाटर. मान लो आपका ये कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो वो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ख़त्म हो जाएगा. ये जो फुट है कन्याकुमारी और यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. ठीक है. यहाँ पे ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, ये आगे भी एक्सटेंड करता है. ठीक है. क्योंकि लैंड पार्ट तो एक्सटेंड करता है बट ऐसे जेंटल स्लोप के फॉर्म में. ठीक है. जेंटल स्लोप के फॉर्म में ये एक्सटेंड करता है. तो सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. यानी कॉन्टिनेंट का जो पार्ट हमारा एक्सटेंड कर जाता है जेंटल स्लोप के फॉर्म में ओशंस के अंदर, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू फेलुवियल डिपॉजिट्स, मरीन इरोजन, टेक्टोनिक फोर्सेस, फ्लक्चुएशंस इन सी लेवल इन दी पास्ट. ठीक है. ये उसकी वजह से फॉर्म होता है. फेलुवियल डिपॉजिट कैसे, जैसे रिवर आ गई और उसने अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए. ठीक है. तो वो एक काइंड ऑफ ऐसे सेडिमेंट्स जमा करते 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 स्लोप की फॉर्म में. ठीक है. इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ देयर आर सबमरीन कैनियंस. ठीक है. सबमरीन कैनियंस होते हैं. जैसे कैनियंस हमारे लैंड फॉर्म्स हमारे उस पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, लिथोस्फेयर पे होते हैं यानी ओशन के बाहर, तो वैसे ही हमारे बीनीथ द ओशन भी होते हैं कैनियंस. उनको सबमरीन कैनियन बोलते हैं क्योंकि वो बीनीथ द ओशन है. ठीक है. दैट एक्सटेंड टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ही जो आता है वो आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप. तो ये जो 200 मीटर तक, किलोमीटर नहीं, 200 मीटर तक जो एक्सटेंड करता है दैट इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और उसके बाद जो है हमारा वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है.
तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो हमारा शैलो होता है, यानी कम गहरा होता है, मैक्स टू मैक्स 200 मीटर तक होता है डेप्थ में, ठीक है। और ये एंड करता है हमारा एट शेल्फ ब्रेक, ठीक है। ये एब्रप्ट, देखो यहाँ पे जेंटल था, फिर अचानक से एक एब्रप्ट स्लोप आया, ठीक है, स्टीप हो गया स्लोप। तो ये जो सडन ब्रेक आया है ना, इसको शेल्फ ब्रेक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद शार्प हो जाता है हमारा, ठीक है, बेंड और स्लोप बन जाता है, दैट इज स्टीप स्लोप। जेंटल स्लोप जब तक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जैसे ही एब्रप्ट ब्रेक आया और उसके बाद स्टीप स्लोप हो गया, उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, द स्टीप स्लोप दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन, ठीक है। ये हो गया हमारा एबिसल प्लेन, ठीक है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक से हमारा एबिसल प्लेन तक जो एक्सटेंड करता है उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। अलोंग द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज द डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। दिस बेल्ट ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। अब जैसे एब्रप्ट स्लोप है तो अचानक से एक थोड़ा थोड़ा जमा होना शुरू कर देगा ना, मतलब सेडिमेंट्स। मान लो रिवर अपना ला रही है सेडिमेंट्स, मान लो रिवर हमारा सेडिमेंट्स ला रही है और वो डिपॉजिट कर रही है, तो यहाँ तक डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे थोड़ा 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 डिपॉजिट हो गया। शेल्फ ब्रेक के बाद वो अचानक से ये जो स्टीप स्लोप आया है यहाँ पे भी जमा होगा, बट क्या होगा, जब वो गिरेंगे सेडिमेंट्स तो वो एक यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया हमारा 200, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया 200 मीटर तक, फिर हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप पर ही होता है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, देन होता है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज के बाद यहाँ तक, मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप में ही कॉन्टिनेंटल राइज हो गया ये यहाँ से, मतलब जो ये सेडिमेंट्स ऐसे से आके इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, फिर एबिसल प्लेन तक, फिर हमारा एबिसल प्लेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एबिसल प्लेन्स आर एक्सीडिंग फ्लैट फीचरलेस प्लेन्स, यानी इन पर कुछ भी नहीं होता, ये मतलब फ्लैट होते हैं, नियरली फ्लैट होते हैं, ठीक है, ओशन के अंदर। जैसे हमारे प्लेन्स थे ना नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे, वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे मतलब एकदम फ्लैट टेरेन वाले, और मतलब फ्लैट तो हमारा प्लेट्यू भी होता है, बट प्लेट्यू की हाइट होती है, बट जो प्लेन्स होते हैं उनकी हाइट नहीं होती है। तो फीचरलेस प्लेन जो बीनीथ द ओशन है, ठीक है, ऑन द डीप ओशन फ्लोर। द प्लेन्स आर कवर्ड इन फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स, ठीक है, फाइन ग्रेन्स सेडिमेंट्स, क्योंकि जो रिवर के बाउल्डर्स वगैरह होते हैं वो कॉन्टिनेंटल राइज तक ही रुक जाएंगे, उसके बाद जो फाइन होते हैं ना, फाइन ट्यून जो सेडिमेंट्स होंगे वो डिपॉजिट होते हैं, सच एज क्ले, सिल्ट एंड हैव सबमरीन प्लेट्यूज, हिल्स, गायट्स, सी माउंट्स, ठीक है। अब इस एबिसल प्लेन पर कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पर क्या है, डिप्रेशन है, कुछ जगह पर राइज है, तो जैसे सी माउंट हो गया इनके ऊपर, तो इनके ऊपर गायट्स होते हैं, हिल्स होते हैं, सी माउंट्स होते हैं और सबमरीन प्लेट्यूज भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, ठीक है। तो एबिसल प्लेन के ऊपर ही होते हैं ये, तो सी माउंट, दीज आर माउंटेन्स विद पॉइंटेड पीक्स, ठीक है, दैट राइज फ्रॉम द सी फ्लोर बट डू नॉट रीच द ओशन सर्फेस एंड आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। मोस्टली ये वोल्केनिक ओरिजिन के होते हैं और ये सी फ्लोर के ऊपर तक नहीं पहुंचते। वाई दे डोंट रीच, क्योंकि अगर ऊपर आ जाएंगे तो वो आइलैंड कहलाने लग जाएंगे, ठीक है। अगर ये सी माउंट यहाँ पर हो जाता, इतना लंबा हो जाता किसी तरीके से, तो इसको क्या बोलते, हम क्या बोलते इसको, आइलैंड, ठीक है। अगर ये ओशन के ऊपर, ओशन फ्लोर के ऊपर दिखने लग जाता, ठीक है, ओशन सरफेस के ऊपर दिखने लग जाता। फिर है गायट्स, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, यानी सी माउंट तो है, हाइट तो है पर फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है। जैसे प्लेट्यूज होते थे ना, तो शार्प पॉइंटेड पीक होती थी तो माउंटेन होते थे, बट जब फ्लैट टेबल लैंड टाइप्स होते तो वो हमारे प्लेट्यूज होते थे। तो सिमिलरली फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स को क्या बोलते हैं, गायट्स। दे शो indications of slope subsidence through stages resulting that flat topped drowned mountains, ठीक है, drowned mountains यानी ओशन के नीचे ही है, ठीक है। then are your oceanic deeps and trenches, ठीक है। oceanic deeps and trenches से समझ जाओ, deeps है
तो मतलब गहराई, ठीक है। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। इनको ये जो डिप्रेशन होते हैं, जैसे माउंटेन्स के बीच में वैलीज होती हैं, वैसे ही अगर ओशन के अंदर डिप्रेशन है तो उनको क्या बोलेंगे, डीप्स या फिर ट्रेंचेस, ठीक है। तो ओशन डीप्स आर डीपेस्ट पार्ट इन दी ओशन, ठीक है। डीपेस्ट पार्ट होते हैं ओशन का, दे आर लॉन्ग नैरो स्टीप साइडेड एंड फ्लैट फ्लोड डिप्रेशंस ऑन दी ओशन फ्लोर, दे आर कॉमनली रेफर टू एज सबमरीन ट्रेंचेस। जो वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सी है, मरियाना ट्रेंच। कौन सी ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, जो कि आपके पैसिफिक ओशन के अंदर है, साउथ पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर आपकी मरियाना ट्रेंच, ठीक है। और इसके अंदर एक डीप है, ट्रेंचेस के अंदर भी छोटे छोटे डीप्स हो सकते हैं, तो उसमें से जो डीपेस्ट पार्ट है वो है चैलेंजर डीप, ठीक है, चैलेंजर डीप। तो अगर चैलेंजर डीप आए क्वेश्चन में तो समझ जाना मरियाना ट्रेंच की बात करें। तो कई बार चैलेंजर विच इज़ द डीपेस्ट, तो चैलेंजर डीप भी आ जाता है ऑप्शन में, और कई बार पूछे कि विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, तो मरियाना ट्रेंच भी आ जाता है, ठीक है। दोनों में जौन सा ऑप्शन में होगा उसको आप टिक करके आओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ओशन करंट्स पे। ओशन करंट्स क्या हैं, ओशन करंट्स आर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी और ओशन वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन जनरेटेड बाय फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस अक्रॉस द लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ओशन करंट्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे, ठीक है। जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, सी वाटर होगा, ओशन वाटर होगा, बट लंबे डिस्टेंसेस पे, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ऐसा नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। जब डिस्प्लेस होता है वाटर उसको बोलेंगे हम ओशन करंट, ठीक है। एंड फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन, यानी अगर वो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है तो वो ईस्टवर्ड ही मूव करेगा, ठीक है। अभी जब ओशन करंट्स एक एक ओशन का कराऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अगर विंड ईस्टवर्ड चल रही है तो ईस्टवर्ड ही चलेगा। फ्रिक्शनल ड्रैग क्यों बोला गया, क्योंकि विंड जो है, प्रिवेलिंग विंड जो है वही उनको पुश करती हुई चलती हैं, ठीक है, ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। और दूसरा क्या कारण हो सकता है ओशन करंट्स के फॉर्मेशन का, वो है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, यानी कहीं पर पानी जो है वो गर्म है, कहीं पर थोड़ा ठंडा है, कंपैरेटिव, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिग्रीज का फर्क नहीं होगा, बट थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो क्या होगा, पानी मूव करेगा, ठीक है। तो कैसे मूव करेंगे ये, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ वो मूव करेंगे, ठीक है, ओशन करंट। ओशन करंट्स आर कॉल्ड ड्रिफ्ट, कई बार ओशन करंट्स को ड्रिफ्ट भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, मोर, और वेलोसिटी क्या होगी, वॉल्यूम, अच्छा 1 मिनट, हाँ वेलोसिटी, दोनों साइन सेम हो जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम होगा ज़्यादा और वेलोसिटी होगी कम, वेलोसिटी होगी कम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। बट अगर वॉल्यूम होगा कम, ठीक है, और वेलोसिटी होगी ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीम, ठीक है। जैसे आगे एग्जांपल दे देती हूँ, गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बात हम ओशन करंट्स की कह रहे हैं, आपको ये याद नहीं करना कि वॉल्यूम ज़्यादा है वेलोसिटी कम है, ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है कि अगर ड्रिफ्ट लिखा है तो भी हम ओशन करंट की ही बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रीम है तो भी हम ओशन करंट की बात कर रहे हैं, और ओशन करंट है तो ओशन करंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। बस उनका कुछ डिफरेंस है, ये स्लाइट डिफरेंस है, इसकी वजह से हम इसको कभी ड्रिफ्ट कह देते, कभी स्ट्रीम कह देते, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशन करंट्स, तो पहला है प्रिवेलिंग विंड, फिर है कोरियोलिस इफेक्ट, देन इज टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस एंड सैलिनिटी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रिवेलिंग विंड्स यानी द ओशन करंट्स जो हैं वो प्रिवेलिंग विंड्स, यानी आपकी ईस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड है और ट्रेड विंड्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आके जब ओशन करंट्स मूव करेंगे, ठीक है, विंड जब मूव करती हैं तो फ्रिक्शनल ड्रैग करेंगी और उसकी वजह से जो है वो ओशन सरफेस से जो वाटर है वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रिवेलिंग विंड, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स, सेकंड क्या है, कोरियोलिस फोर्स, तो इसकी वजह से जब अर्थ रोटेशन करती है उसकी वजह से करंट्स जो हैं हमारे, करंट्स जो हैं हमारे वो
राइटवर्ड मूव करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, राइटवर्ड रिफ्लेक्ट होते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है, और लेफ्टवर्ड होते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की। तो टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा वाटर, ठीक है, यानी गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेंसिटी डिफरेंस, यानी कितना पानी डेंसर है। कोल्ड वाटर मोस्टली डेंसर होता है, ठीक है, और जो हमारा वार्म वाटर होता है वो डेंसर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वार्म वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड कर जाएंगे और कोल्ड वाटर के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डेंसर क्या होगा, चीज़ वाटर डेंसर हो जाएगा। तो डेंसिटी में क्या होगा, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी मूव करता है, ठीक है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में मूव करता है पानी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी सैलिनिटी पे। सैलिनिटी में क्या होगा, लो सैलिनिटी टू हाई सैलिनिटी जो है पानी मूव करेगा, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट्स हो गए। अब एक एक स्पेसिफिक ओशन पे जाकर हम उसके ओशन करंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं अटलांटिक ओशन से, ठीक है। तो ये है आपका अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है, यूरोप आपको दिख रहा है, अफ्रीका आपको दिख रहा है, ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे अटलांटिक ओशन की। तो अटलांटिक ओशन में को आप ऐसा मान लो कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये आपकी इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज कलर में है दैट इज योर वार्म करंट हो जाएगा, और जो आपका ब्लू में है दैट इज योर कोल्ड करंट। हाँ, तो ऑरेंज हो गया आपका वार्म करंट और ब्लू हो गया आपका कोल्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ से मान लो ये आपकी गुयाना की कोस्ट है, ठीक है, गुयाना कोस्ट है। यहाँ से आपको जो पानी है वो इक्वेटर के पैरेलल रन करेगा, ठीक है, किसकी फॉर्म में, तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। किसकी फॉर्म में, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल अब इसको क्यों बोलेंगे, इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे क्योंकि ये इक्वेटर के पास जो है वो बह रहा है। तो इजी तरीका याद करने का, इक्वेटर के नॉर्थ में कर रहा है तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, अगर इक्वेटर के साउथ में फ्लो कर रहा है तो वो साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन सी कोस्ट से जाके कहाँ पे गया, नहीं, आपसे मोस्टली बस ये क्वेश्चन आएगा मार्क्स टू मार्क्स, जो CUET में जो पैटर्न पता है कि वो आपसे नेचर पूछ लेंगे करंट का, कि वो नेचर क्या है करंट का, ठीक है, कि वो वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है। और एक मार्क्स टू मार्क्स पूछ सकता है कि वो कौन से ओशन का है, ठीक है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक ओशन में, और ये तो नाम ही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, बट अगर मान लो आपको ऑल ऑफ अ सडन पूछ ले गल्फ स्ट्रीम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन का करंट है, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। CUET में दो ही तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो नेचर बनेगा और एक कौन से ओशन में वो लाई करता है। ओशन करंट्स में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, कारण नहीं पूछेगा कि ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में है या अच्छा कोस्ट की इन्फ्लुएंस में है, ये क्या है, नहीं पूछेगा वो। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि नेचर क्या है, वार्म कोल्ड, और कि किस ओशन के अंदर है, ठीक है। तो ये वार्म करंट है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक आप नोट करते चलना। तो ये आपका वार्म करंट है, ठीक है। तो ये आपका किस कहाँ से चला कहाँ तक, तो ये गुयाना कोस्ट जो अफ्रीका की है वहाँ से ये इक्वेटर के सहारे चलता गया नॉर्थ अटलांटिक करंट इक्वेटोरियल करंट की फॉर्म में। तो ये आपका वार्म करंट है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो ये साउथ अफ्रीका है इसके यहाँ पर आकर ये टकराएगा, तो यहाँ पर इसको बहुत सारे रीजनल नेम से जाना जाता है। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है युकांटन चैनल, फ्लोरिडा करंट। तो ये वार्म करंट ही है बट ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है।
जैसे यहाँ पे ना आइलैंड ग्रुप्स हैं एंटीलीज, तो एंटीलीज भी बुलाते हैं। तो इसी इक्वेटोरियल करंट को जब ये इधर पहुँच जाता है तो इसको क्या बुलाते हैं, युकांटन चैनल, क्योंकि ये यहाँ पे एक युकांटन जो है पेनिनसुला है, और ये जो करेबियन के आइलैंड के जो महाद्वीप हैं, दैट इज आइलैंड्स, सॉरी महाद्वीप में द्वीप, आइलैंड्स हैं, उनके बीच में से युकांटन पेनिनसुला और करेबियन के आइलैंड के बीच में से जब बहता है तो इसको इसी नॉर्थ अटलांटिक करंट को क्या बोलते हैं, युकांटन चैनल। ठीक है, फिर ये जब आगे बढ़ जाता है इसको एंटीलीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीलीज ये आपके आइलैंड्स हैं उनके नाम पर। और फिर जब ये थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं आपका फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका का फ्लोरिडा पेनिनसुला है तो उसके नाम पर। ठीक है, तो युकांटन नाम से बुलाएंगे इसको, आपको एंटीलीज नाम से बुलाते हैं, देन आपके फ्लोरिडा करंट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और फिर ये क्योंकि फ्लोरिडा करंट तो बुलाते हैं, बट यहाँ पर ना ये एरिया, एक मिनट में ढंग से दिखाती हूँ, ये जो एरिया है मैक्सिको का गल्फ है, ये मैक्सिकन गल्फ है, मैक्सिकन गल्फ है। तो इस मैक्सिकन गल्फ में से जब पानी रोटेट होता है कोस्ट के सहारे, जब ये फॉर्म होता है और फिर आगे करता है, तो इसको इस रीजन के मैक्सिकन गल्फ के नाम पर इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका जो करंट आपको याद रखना है वो है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये भी वार्म नेचर का है गल्फ स्ट्रीम, ये आपका अटलांटिक का है। ठीक है, तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपके इधर लेब्राडोर पेनिनसुला जो है कनाडा का, वहाँ से फिर इस डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, दैट इज़ योर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बहता है और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की फॉर्म में जब बहता हुआ चला जाता है तो ये यहाँ पर जब यूरोपियन कॉन्टिनेंट के पास पहुँचता है तो ये दो तरीके से, मतलब बेसिकली 3 ब्रांचेस में करता है। तो ये आपका है इंग्लैंड, तो इसके नॉर्थ से तो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के फॉर्म में, और फिर ये सेकंड ब्रांच बन जाती है, उसके नीचे से जाता है, तो ये भी आपका वार्म करंट की फॉर्म में। ठीक है, तो तीसरा आपका कौन सा करंट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि करंट्स तो मैं कराई जा रही हूँ बट रीज़न नहीं बता रही, तो रीज़न से याद करने जाओगे ना ये तब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम पास में। तो जितना रेलेवेंट है सिर्फ उतना पढ़ो, बट मैं बता सकती हूँ कि नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ पर ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में है। देन ये शेप लेता है कोस्ट की वजह से, इसका रीजनल नेम पड़ता है। देन फिर ये क्या करता है कि ईस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की फॉर्म में बहता है। तो ये सब आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वार्म नेचर का है कि कोल्ड नेचर का है, और बेसिकली कौन से ओशन में। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करी क्योंकि एग्जाम पास है और जितना रेलेवेंट है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको इतना याद करते हुए चलो। ठीक है, देन आपका जो फोर्थ, हाँ ये हो गए आपके नॉर्थ के। ठीक है, ये जितने भी वार्म करंट हैं ये आपके नॉर्थ अटलांटिक के हो गए। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम साउथ अटलांटिक के करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम ही तरीके से आपके साउथ अटलांटिक में भी हैं। तो ये साउथ इक्वेटोरियल साउथ, हाँ तो ये भी वार्म करंट है, दिखाती हूँ। जैसे इक्वेटर था ना, इक्वेटर के साउथ से अगर बह रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये मोस्टली ये वाला इक्वेटोरियल करंट जो है ना वो सेम रहता है तीनों ओशंस के अंदर। 3 ही ओशंस का इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये मोस्टली सेम रहता है। इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो उसी ओशन के नाम से नॉर्थ और साउथ। ठीक है, जैसे पैसिफिक में बह रहे तो पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, अगर अटलांटिक में बह रहा है तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो जब ये साउथ में बहता है तो इसको बोलेंगे साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये बट आपको मानना पड़ेगा कि इस कोस्ट से जब इस कोस्ट तक मतलब आपकी ब्राज़ील की कोस्ट यानी साउथ अमेरिका की कोस्ट तक बह के जाता है, तो ये जब यहाँ पर टकराता है तो पानी पाइलअप भी हो जाता है। ठीक है, पानी जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होकर एक डायरेक्शन में गया है तो वहाँ पर उस कोस्ट में पाइलअप भी हो जाएगा। जो वो पानी पाइलअप हो जाएगा तो क्या होगा,
वो पानी वापस से उल्टा भी तो बहेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसी करंट को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। ठीक है, तो जैसे आपको मान लो ये इक्वेटर है, तो इसके नॉर्थ में से भी पानी बह रहा है, साउथ में से भी बह रहा है, तो ये जब इस ब्राज़ील की कोस्ट पे जाके जब ये टकराएगा तो ये थोड़ा सा पानी ना वापस से भेजेगा। ठीक है, उस करंट को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। ठीक है, एक इसने काउंटर किया उस कोस्ट को। तो ठीक है, तो नॉर्थ भी बह रहा है और साउथ भी बह रहा है, बट एक जो यहाँ पर पाइलअप होने के बाद टकरा के जो ये वापस गया थोड़ा सा दूर पानी, इसको बोलेंगे काउंटर करंट। तो यहाँ पर हर ओशन के अंदर जब नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करंट है, उसके साथ साथ काउंटर करंट भी है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरी कोस्ट पर जाकर पानी टकरा कर वो पाइल अप हुआ है और वापस काउंटर किया है उसने, और उसके बाद वापस बहा है, तो उसको काउंटर करंट बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरा, जब ये ब्राज़ील की कोस्ट पे जाके टकराता है तो ये कोस्ट के सहारे शेप करता हुआ चलता है, इसको क्या बोलेंगे, ब्राज़ीलियन करंट। तो सेकंड जो करंट है आपका वो है ब्राज़ीलियन करंट, साउथ अटलांटिक में ब्राज़ीलियन करंट। ठीक है, बस साउथ की यही दो हैं। अब आ जाते हैं कोल्ड करंट्स पे, जो हमारे अटलांटिक के कोल्ड करंट्स हैं। पहले जैसे सीरीज में कर रहे थे वैसे ही करते हैं नॉर्थ के। तो नॉर्थ में क्या है, जब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और ये भी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, तो ये जब पानी जाकर यहाँ पर टकराता है तो ये बेसिकली टकराकर इधर साउथ में भी जाता है पानी। ठीक है, इस कोस्ट पर टकराया यूरोप के यहाँ पर और फिर ये साउथ की तरफ गया। ठीक है, तो कोल्ड करंट कौन सा होगा, कैनारी करंट। अब इसका नाम कैनारी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक कनारी आइलैंड है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर सामने ही तो इसको क्या बोला है, जो ये ऊपर जा रहे हैं इसको तो मैम वार्म करंट बोल रही है, और इसको मैम ये जो नीचे अब आ रहा है इसको कोल्ड करंट बोल रही है। क्यों बोल रही है, हाँ, इसको कोल्ड और वार्म इसलिए बोला है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। आप बोलोगे कि मैम लैटिट्यूड तो सेम है, सनलाइट सेम रिसीव होती है, हाँ सेम सनलाइट रिसीव होती है, बट आप समझो ये पानी यहाँ पर टकराया है तो ये हायर लैटिट्यूड पे ठंडा पानी था, बिल्कुल था, पर जब यही पानी साउथ की तरफ मूव करेगा तो इन लैटिट्यूड्स के लिए तो ये ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, पर ठंडा तो हुआ। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली चाहे 2-3 डिग्री का फ़र्क हो, ये इसके लिए कोल्ड करंट ही कहलाएगा। जिस रीजन में ये जा रहा है उसके लिए ये कोल्ड है। ठीक है, उसके लिए ये कोल्ड नेचर का करंट है। ठीक है, कोल्ड नेचर का वाटर है, इसलिए इसको कोल्ड ओशन करंट बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड आपका है लैब्राडोर करंट, क्योंकि ये आपके इधर आर्कटिक ओशन से आ रहा है। ठीक है, ठंडा पानी है यहाँ पे, पोल्स पे जो टेम्परेचर है वो आपको पता है कोल्ड है। ठीक है, तो वहाँ से वो करंट आ रहा है, तो यहाँ पे एक लैब्राडोर नाम से जगह है, लैब्राडोर आइलैंड है आई गेस, तो उसके नाम पर ही इसका नाम लैब्राडोर पड़ा है। ठीक है, सॉरी लैब्राडोर पेनिनसुला, जगह क्या बोल रही हूँ, आइलैंड नहीं, लैब्राडोर पेनिनसुला के नाम पर लैब्राडोर करंट पड़ा है, लैब्राडोर करंट। ठीक है, सेकंड कोल्ड करंट है आपका लैब्राडोर कोल्ड करंट। फिर आपका ग्रीनलैंड के जो ईस्ट से आ रहा है उसको बोलेंगे हम ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, ये दो करंट हो गए। अब साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ अटलांटिक ओशन में कौन से करंट है, तो वो है आपका ये फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड यहाँ पर जगह है साउथ अमेरिका के, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जो है फॉकलैंड आइलैंड, उसके नाम पर पड़ा है फॉकलैंड करंट। ठीक है, फॉकलैंड करंट। ठीक है, अब ये फॉकलैंड करंट जो है वो आपका मूव कर रहा है। ठीक है, बट जब ये थोड़ा सा आइलैंड के आगे मूव कर जाएगा तो इसको बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट। एंटार्क्टिक क्यों, क्योंकि एंटार्क्टिक ओशन में से बह रहा है। सर्कम क्यों, क्योंकि एक तरीके से ना आप देखोगे कॉन्टिन्यूस ये ना ओशन में बह रहा है, ये पैसिफिक में भी बह रहा होगा, ये इंडियन में भी बह रहा होगा, और ये अटलांटिक में भी बह रहा है। तो एक तरीके से अर्थ का ये राउंड चक्कर सर्कम ही कर गया। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पूरा कर गया, तो इसलिए इसको सर्कम बोलेंगे। और पोलर क्यों, क्योंकि ये पोलर रीजन में साउथ पोल के पास है ना आर्कटिक, उसके उसी ओशन में बह रहा है, तो इसका उसके नाम पर पोलर और करंट। ठीक है, तो ये कोल्ड नेचर का है। फिर ये अफ्रीका की कोस्ट से जब टकराता है
और ये नॉर्थ मूव करता है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ मूव करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। बात सदर्न हेमिस्फेयर की हो रही है बट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इधर आपको पता है लैटिट्यूड जो है वो हायर लैटिट्यूड है, इससे लोअर लैटिट्यूड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कोल्ड नेचर का होगा। तो इसका नाम क्या है आपको लिखना है, बेनिंगुएला करंट, ठीक है। तो हमारे अटलांटिक ओशन के करंट्स जो हैं वो हो चुके। अब आगे हम मूव करते हैं पैसिफिक ओशन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ब्राउन लाइन है इससे समझ लेना ये इक्वेटर है, ठीक है। तो पहले हम वार्म करंट्स कर लेते हैं। स्टार्ट हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से करेंगे। तो आपका ये इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो यहाँ पर ये है ना ग्वाटेमाला, और उसके बाद आपका ग्वाटेमाला, पनामा वगैरह जो ये जगह है, यहाँ इस कोस्ट से इधर आपकी जो फिलिपीन आइलैंड्स वगैरह हैं उस डायरेक्शन में की तरफ जो है करंट जाएगा, इसको बोलेंगे नॉर्थ। ये वार्म नेचर के लिखते चलो, नॉर्थ पैसिफिक, इक्वेटर के नॉर्थ में है क्योंकि इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका, यहाँ पर इसको केल्विन ने बोला है, क्यूरोशो बोला है, ब्लैक करंट बोला है। तो आपको मेन याद रखना है क्यूरोशियो। ये बेसिकली यहाँ पर आइलैंड है क्यूरोशियो, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है, क्यूरोशियो करंट। ये आपका पैसिफिक में है, याद रखना है आपको, ठीक है। केल्विन, क्यूरोशियो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपके पैसिफिक ओशन में के से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये वार्म नेचर का ही है, ठीक है, ये इधर मूव करा, ठीक है। उसके बाद ये ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में ये नॉर्थ पैसिफिक करंट के फॉर्म में, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक के करंट। इक्वेटोरियल इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ पैसिफिक और ये इक्वेटोरियल ऐड हो जाएगा तो इक्वेटर के पास है, ठीक है, करंट, ठीक है। ये भी वार्म नेचर का है। फिर ये यहाँ पर अलास्का की कोस्ट पर जाकर टकराता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो अलास्का का कर्व है इसमें मूव करता है तब ये वार्म ही रहता है, बट जैसे ये साउथ में मूव करेगा ना करंट तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और नेचर भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ में। तो साउथ के जो है वो कौन से वार्म करंट्स हैं, वो है आपका पता चल रहा होगा आपको, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद है आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये इस कोस्ट से चलता हुआ ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से जब टकराएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड होगा, तो ईस्टर्न, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, इसको बोलेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। वार्म करंट्स हो गए पैसिफिक के। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड करंट्स की। ठीक है, नॉर्थ से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये नॉर्थ में जो रशिया और जापान के आइलैंड्स के पास से आ रहा होता है इसको बोलेंगे क्यूराइल करंट। क्या बोलेंगे, क्यूराइल करंट, ठीक है। कहीं क्यूरोशियो से कंफ्यूज मत कर लेना, दोनों के से हैं बट एक को क्यूराइल है और एक का क्यूरोशियो है, ठीक है। तो क्यूराइल भी यहाँ पर आइलैंड है, ठीक है, और इसी क्यूराइल करंट को ओयाशियो करंट भी बोलते हैं, ठीक है, ओयाशियो करंट भी बोलते हैं। यहाँ पे जापान के छोटे छोटे ना आइलैंड ग्रुप्स हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम है। तो ये बेसिकली आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ रहा है पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। तो इसको बोलेंगे क्यूराइल करंट। फिर है आपका अलास्का का करंट, अलास्का के नॉर्थ में से आ रहा है, इसको सेकंड होगा आपका कोल्ड करंट, अलास्का करंट, ठीक है, अलास्का करंट।
अब आ जाता है जब अलास्का नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट से जब आपका ये नॉर्थ पैसिफिक करंट जब टकराता है तो ये साउथ में मूव करने लग जाता है अलोंग दी कोस्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैलिफोर्निया करंट, क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया है ना जगह अमेरिका में, उसके नाम पर, तो कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। बात कर लेते हैं साउथ की, तो हमने पहले भी देखा था एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, तो ये कॉमन रहेगा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के साउथ से बहता हुआ जाएगा, ठीक है। तो चौथा आपका वार्म करंट कौन सा हो गया, एंटार्क्टिका सर्कम पोलर करंट, ठीक है। फिर आपका ये साउथ अमेरिका की कोस्ट से टकराएगा और नॉर्थ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट। हम्बोल्ट करंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि जिस जोग्राफर ने इसको आइडेंटिफाई किया था, नेम किया था, उसके नाम पर ही इसको नाम दिया गया है, दैट इज़ योर हम्बोल्ट करंट। और इसको पेरुवियन करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरू की कोस्ट पे, पेरू जो कंट्री है उसकी कोस्ट पे बहता है, तो इसलिए इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पैसिफिक ओशन के भी जो करंट्स है वो हो चुके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंडियन ओशन के ऊपर। इंडियन ओशन क्या है, वो क्लोज्ड ओशन है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक है, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक आपका अटलांटिक है, तो वो नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। आपका पैसिफिक भी जो है वो दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। यहाँ से ओपन है, आर्कटिक में मिल रहा है, आपका एंटार्क्टिक में मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही आपका ये जो है अटलांटिक ओशन, वो भी आपका आर्कटिक ओशन से मिल रहा है, साउथ में आपका एंटार्क्टिक ओशन से मिल रहा है, पैसिफिक भी आपका आर्कटिक से मिल रहा है और अटलांटिक से मिल रहा है। बट यही चीज़ आपके इंडियन ओशन में नहीं है। इंडियन ओशन में बेसिकली क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड ओशन है। क्लोज्ड ओशन की वजह से ना इसमें रीजनल वेरिएशन होता रहता है करंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोस्ट जो है और तो लैंड पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। आपका इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ ये अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, मलायन पेनिनसुला हो गया, फिर आपका इंडोनेशियन आइलैंड्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो इन सब के इन्फ्लुएंस में ना लैंड पार्ट जो है वो जल्दी हीटअप होता है, ठीक है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो विंड है, डायरेक्शन, वो भी बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होती है, ठीक है, सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो है सीजन में थोड़ा चेंज आता है करंट्स में। बट जो स्टैंडर्ड करंट रहते हैं कि जो ज़्यादा चेंज नहीं आते, उनके नाम आप एक बार देख लो, ठीक है। क्योंकि ये देखो जून अगस्त के टाइम का है, उसके बाद आपका विंटर के टाइम पे थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि ये जो मैप है वो आप उसमें से आपको सिर्फ करंट्स याद रखने हैं और लोकेशन, ठीक है, और नेचर। तो मैं आपको लिस्ट बनवा देती हूँ, पहले बनाएंगे वार्म करंट्स की ही, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा कि ये अब इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। अभी तक तीसरे ओशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडियन इक्वेटोरियल करंट होगा एक वार्म नेचर में, ठीक है। देन आपका ये इधर अफ्रीका की कोस्ट से जब टकराएगा तो ये नॉर्थ में मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सोमालिया है, ठीक है। अफ्रीका के हॉर्न की बात करी थी मैंने एक वीडियो में, दैट इज सीड, इसका फॉर्मूला होता है, एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, ई से इथोपिया और डी से डिजिबूटी, ठीक है। तो यहाँ पर इस हॉर्न में एक कंट्री है सोमालिया, तो सोमालिया के नाम पे इस करंट का नाम क्या है, सोमाली करंट, तो सोमाली, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका नाम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, चैनल्स में बहता है, इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। हमने जब फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था तब देखा था कि 10 डिग्री चैनल कौन कौन से अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स को डिवाइड करती है, ठीक है, पर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट उसको यहाँ पे चैनल्स के नाम से जाना जाता है, तो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दूसरे साउथ में जो है वार्म करंट्स इंडियन ओशन के, वो याद करा देती हूँ। दैट इज़ आपको एक तो रहेगा साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट,
ठीक है, काउंटर होता है आपको पता है एक। फिर ये जब इधर अफ्रीका की कोस्ट से टकराएगा तो यहाँ पर इसको मोजाम्बिक करंट बोलेंगे। ठीक है, मोजाम्बिक करंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक जगह है मोजाम्बिक कंट्री, आई थिंक कंट्री के नाम से मोजाम्बिक। ठीक है, उसके बाद ये मादागास्कर आइलैंड है तो इसको मोजाम्बिक के बाद मादागास्कर करंट भी बोलेंगे। ठीक है, मादागास्कर करंट भी बोलेंगे। और यहाँ पर अफ्रीका में एक जगह है अगुलहास, उसके नाम पर इसको अगुलहास भी बोलेंगे। ठीक है, अगुलहास करंट। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे इंडियन ओशन के वार्म करंट्स। ठीक है, अब कर लेते हैं हम कोल्ड करंट्स। तो कोल्ड ओशन करंट्स में इंडियन ओशन के दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है अंटार्कटिका, सरकम पोलर करंट, और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट पे बहता है इसलिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारे ओशन हमने कर लिए हैं, तो याद रखना ओशन करंट्स में क्या याद रखना है, नेचर याद रखना है और कौन सी जगह पर है। ठीक है, रीजनल नेम। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लेना अच्छे से और याद करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम पास में आ रहा है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।